मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चांसेस बड़े अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर खड़ी नहीं हुई है, वो कांग्रेस को दबाकर खड़ी हुई है। बार बार केजरीवाल साहब जो हैं वो दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करते रहे, एलजी पर सवाल खड़े करते रहे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा। सहयोग नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप वो नहीं कर पा रहे जो कर सकते थे। नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली का दंगल, हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शानदार चीज़ है। और अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 24 घंटे से भी कम का वक्त है जब ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है और उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ तय कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए बिना देर किए वो एक फेस मैं आपको दिखाता हूं जिसको आप लगातार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी हैं। प्रवीण जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और अभी तो तैयारी में लगे हुए हैं। कल नतीजे दिखाना है तो बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज़, सबसे पहले नतीजे आएंगे और कल सुबह 6 बजे से ज़रूर जुड़ जाइएगा। प्रवीण जी, आपने तो ऐसे दिल्ली के, जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हुए, आपने ग्राउंड पर उतर कभी कवर किया। अभी आप पोल्स ऑफ द पोल्स भी दिखा रहे थे। हालांकि मैं आपको बहुत माइन्यूटली आपको मैं नोटिस करता हूँ। आपने साफ बोला कि भैया ठीक है, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, चर्चा के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कई बार एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे नहीं होंगे, इसी के इर्द गिर्द आपकी सारी चर्चा रही। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों के लिए? मैंने पहले भी जब एग्जिट पोल आया था, ये बात तो सही है आपकी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो ना तो साबित हुए हैं पिछली बार में, और जब छोटा राज्य होता है, ये भी मतलब आज की बात नहीं है, और एग्जिट पोल जब सही भी साबित हुए तब की भी अगर बात करें तो उस समय पर भी जो छोटे राज्य होते हैं, यहाँ मतलब 70 सीटें हैं, आप देखिए, तो छोटे राज्यों की एनालिसिस और अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि बड़े राज्य में सैंपल साइज़ कलेक्ट करने में आपको दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन छोटे राज्यों की जो ये अंदाज़े लगाने की वाली स्थिति होती है वो भी गड़बड़ाती है। दूसरा, वोटिंग परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। हालांकि ठीक ठाक सेटिस्फैक्ट्री मतदान रहा है। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि एकदम कोई लहर टाइप का मतदान हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि बहुत निराश दिल्ली ने किया हो। अच्छा मतदान रहा है। हाँ, अब जो आपने कहा, मेरा अंदाज़ा क्या कहता है, सीट दर सीट चलिए, 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों पर हमने देखा कि 90% से ज़्यादा वोट अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लेकर आई। ये जो होता है, ये अपने आप में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी चुनाव में बहुत अनयूजुअल सिचुएशन होती है। ऐसा तब होता है जब लोग किसी बहुत बड़ी उम्मीद, किसी बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ में आपको वोट कर रहे हों। तो अभी जो पिछले 2 चुनाव हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी को इतने, जैसे आप पंजाब देखिए, पंजाब में जब आए पहली बार तो ही कैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एकदम पूरी तरह से सबको उखाड़ के फेंक दिया। ये अनयूजुअल होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप वैसे लड़ रहे हैं जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी तीसरे चुनाव में लड़ती दिखाई दी, कि हर जगह बिल्कुल दांव पे विपक्षियों को भी आपको टारगेट करना है। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में आई है, तो बहुत ज़्यादा समय तो चुनाव के 1-2 महीने पहले छोड़ दिया जाए, उसके पहले ज़्यादातर स्थिति ये रही आम आदमी पार्टी की कि उसको अपनी परेशानियों से उबरने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उनका फोकस अलबत्ता कई चुनाव में रहा। बहुत उम्मीदें थी उनसे हरियाणा में, बहुत उम्मीदें थी उनसे मध्य प्रदेश में, लेकिन आपने देखा गुजरात, जहां का कुछ 10 से 12%, 13% का आसपास वो वोट प्रतिशत लाए और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कामयाब हो गए। उसके बाद से जितने भी अगले चुनाव हुए उसमें आप आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखिए, वो गिरता चला गया, और उसकी बहुत बड़ी वजह रही कि वो ऑक्यूपाइड रहे अपनी चीज़ों में। दिल्ली में क्योंकि इनका काडर, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में एक चेहरा नहीं कई चेहरे हैं, बहुत सारी योजनाओं को बिल्कुल ज़मीन पर लागू करने का काम करते रहे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली को आम आदमी पार्टी के लिए अलग बना देती हैं बेशक, लेकिन फिर भी ये चुनाव वैसा नहीं है जैसे पिछले 2 चुनाव थे आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से, ना तो लोकप्रियता के लिहाज से, ना ही तैयारियों के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कही, एस्पिरेशन, जनता की जो अपेक्षाएं हैं जिसकी वजह से वोट किया जाता है, वो भी अब वैसी नहीं है। दिल्ली आपने बोला बहुत छोटा है, 70 विधानसभा सीटें, वाकई बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, हर एक पॉलिटिकल दल ने इस बार मेहनत बहुत करी। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है मेरा बनवास खत्म हो जाए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान है। एग्जिट पोल्स भी आप जो दिखा रहे थे उसमें बता रहे थे कि 8% वोट शेयर कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस के मैदान में उतरने से बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ या आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ? आपका आकलन क्या कुछ कह रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और दरअसल यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द दिल्ली की राजनीति जो है वो घूमती रही है, क्योंकि ये एक साथ भी रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में भी रहे हैं।
आम आदमी पार्टी बीजेपी पर खड़ी नहीं हुई है, वो कांग्रेस को दबाकर खड़ी हुई है। शीला दीक्षित जी के खिलाफ ही ये इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी, वही शीला दीक्षित जिनको एक बार फिर रखा गया। कांग्रेस ने इस बात को साबित भी किया कि आम आदमी पार्टी कैसे हमारी पहली अपोनेंट है। वो तो खैर सत्ताधारी दल होता ही है हर राज्य में, किसी भी राज्य में चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर बड़ा दुश्मन, बीजेपी से बड़ा दुश्मन आम आदमी पार्टी को दिखाया गया। अब मैं जब बात कर रहा था अभी, जैसे ही एग्जिट पोल आया उसमें कई मेहमानों से, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, कई वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने ये कहा हम इतनी सीटें ले आएंगे कि उसके बाद हम सरकार बनाने की मतलब ये समझ लीजिए सीधे सीधे सरकार ना बना रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे। मैं तो आपका शो देख रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर भी हमारा बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमको सपोर्ट कर दे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा होगा नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल, कुछ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी अपना आंकड़ा रखूं कोई मतलब नहीं। मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग रही है, लेकिन ये मुकाबला कांटे का भी है, 50-50 भी रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन या उनका साथ में आना सरकार बनाने की तरफ बढ़ता दिखाई दे, या बहुमत की 36 सीटें जो है वो ला कर दे दे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही ये बेमेल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन पहले भी बन चुका है, फिर लोकसभा चुनाव में थोड़ा और मजबूत हुआ। हालांकि अभी दिल्ली इलेक्शन के पहले हरियाणा इलेक्शन से ये दूरियां शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई। लेकिन ये बात तय है कि इस चुनाव में अब यहाँ के बाद में चुनाव प्रचार जब खत्म हो गया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही जगह पे बैठे हैं। अभी आप देखेंगे दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत कड़े बयान नहीं आएंगे जो चुनाव के दौरान आते रहे, क्योंकि इमीडिएट फाइट थी, सेम कई सीट्स थी जहाँ पर कैंडिडेट्स खड़े किए गए। कुछ जगह पर ऐसा कहा गया, पता नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ हर राजनीतिक दल पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन फिर भी ये कहा गया कई एनालिस्ट की तरफ से कि कांग्रेस वैसे चुनाव नहीं लड़ी दिल्ली में जैसे लड़ना चाहिए था। शीला दीक्षित जी का नाम लेते रहे, कहते रहे, लेकिन वो जोर नहीं दिखा कुछ सीटों को छोड़कर। तो कांग्रेस को भी ये लगता था कि बीजेपी हारे, आम आदमी पार्टी जीत जाए कई जगहों पर, हमारी सीटें इतनी आ जाएं कि हम सत्ता की चाबी हमारे पास रहे। नीतीश कुमार का कितना बड़ा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि किसी की कितनी आए, बीजेपी की कितनी आए, आरजेडी की कितनी आए, चीफ मिनिस्टर जो है वो नीतीश कुमार बन। खैर ये तो हम देखते हैं राजनीति में बहुत आम बात हो गई है। कांग्रेस की सोच यहाँ तक रही। अब कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उनका लॉयल वोटर, पुराना वोटर, शीला दीक्षित जी का नाम, ये कुछ चीज़ें उन्होंने रखी और उनको इससे उम्मीद है कि वो करीब 8 से 10 सीटें ला सकते हैं, जो एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल तो 2 से 3 मैक्सिमम सीटें 3 सीट्स कांग्रेस को दिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, आपसे सीखा है बहुत कुछ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सवाल हमेशा आपके सामने आया होगा, जब वोटर निकलता है अपने घर से, उसके मन में वो मुद्दे रहते हैं, एनकोर मुद्दे रहते हैं कि भैया महंगाई के मुझे वोट देना है, शिक्षा अच्छी हुई है कि नहीं हुई इस पर वोट देना है, मेरी गली बनी कि नहीं इस पर वोट देना है, ये मुद्दे मन में रहते हैं, या फिर वो दूसरे फैक्टर, पोलराइजेशन जिसका जिक्र आप भी हमेशा करते हैं, वो तमाम चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती है? आपको क्या लगता है? दिल्ली तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक कहा आपने, दिल्ली इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यही मुद्दे यहाँ पर चले हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। आप देखिए, एक्चुअली होता यह है कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों के लिहाज से या काम के लिहाज से कमज़ोर पड़ गई। अब उसी की जो चीज़ें थी, उसी की जो योजनाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कई राज्यों में लागू करती है और चुनाव के दौरान उसी तरह के वादे करती है जिसका पैटर्न यहाँ शुरू हुआ। हालांकि ये पैटर्न जयललिता जी के समय से चल रहा है। जयललिता जी खूब दक्षिण की राजनीति में ये फ्री बीज जो हैं या रेवड़ियाँ जिनको आप कहते हैं, इसका कल्चर बड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे फिर दिल्ली में जब आया और उसमें भी बिजली बड़ा मुद्दा बना। मैंने देखा, आम लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं अरे हमारा बिजली का बिल नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो ये मुद्दा है। अब लोगों पर इसका इंप्रेशन भी रहा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी वहीं उसी स्थिति में चल रही है तो फिर ये देखा जाता है कि ये तो हमें मिल ही जाएगा, दूसरा क्या नहीं मिल रहा है। तो बार बार केजरीवाल साहब जो हैं वो दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करते रहे, एलजी पर सवाल खड़े करते रहे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा। सहयोग नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो कर सकते थे, यानी कहीं कुछ कमी रह जा रही है। अब ये आपकी मजबूरी कह लीजिए, अब ये सियासत है, सियासत में होता है। तो जनता के दिमाग में ये भी गया कि और इन्होंने देखिए डबल इंजन बोलना शुरू किया। उनका मतलब ये है कि राज्य में भी हमें, केंद्र में भी हमें, तो आपके सारे काम। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पिक्चर भी बनाना चाह रही है। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, अभी कल पूरे टीवी स्क्रीन पर छाए रहे मौलाना शादिर रशीदी जी, उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमान हूं और मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और जैसी वो वीडियो आई ना, मैं तभी समझ गया था कि आज पूरे दिन ये मीडिया चैनल्स पर छाने वाले हैं। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको भी एनकैश करना चाहेगी? दूसरा कि भैया इंडिया अलायंस का तो दिल्ली चुनावों में अंतिम संस्कार हो गया।
देखिए क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं यहाँ पे, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली का मिजाज भी नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम को आप ऐसे देखेंगे कि जो मुस्लिम बहुल, जैसे ओखला का एग्जांपल ले लीजिए, अज़दुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर उनको उतारा, आम आदमी पार्टी के ही थे पुराने, और आम आदमी पार्टी को ही डेंट कर दिया और बड़ा मुकाबला उन दोनों के बीच में हो गया। अब बात ये होने लगी कि हो सकता है बीजेपी जीत जाए वो वाली सीट, जो कि असंभव है, मतलब वहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट पर आपने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा। लेकिन दो मुस्लिम उम्मीदवार बराबर के इक्वली स्ट्रांग हैं, तो तीसरे उम्मीदवार के जो अपने इंटैक्ट वोट हैं उससे संभावना उसकी बढ़ जाती है। एक उदाहरण है। अब आपने कहा कि मौलाना साहब ने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, या और इस तरह के कई बयान आते, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना तो दिल्ली चुनाव में देखने को मिला, ना इसकी कोई ज़रूरत है। दिल्ली में चुनाव बहुत हिंदू मुस्लिम, हाँ ये पूरब की पॉलिटिक्स पे आप जा सकते हैं, और आपने जो कहा ज़मीनी मुद्दे हैं, गली, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर काम किया। आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल कार्डर पॉलिटिक्स में देखता हूँ उनकी। आमतौर पर ये वामपंथी दलों की हुआ करती, जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा वामपंथी दलों का किला, अभेद्य किला कहा जाता था, वो कार्डर पॉलिटिक्स है, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे कार्डर में, वहाँ क्लब पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर इन्होंने एनजीओ, संस्थाएं और कई जो त्रिलोकपुरी हुआ या कोई भी अन्य क्षेत्र हुआ, ऐसे क्षेत्रों में अपने आप को काफ़ी मजबूत किया आम आदमी पार्टी ने, वो कार्डर इनका बड़ा मजबूत रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी स्तर पर कार्य किया है, ये भी ध्यान रखिए। अब आप कहें सब इतना अच्छा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं कैसे बन गई? भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं ऐसे ज़्यादा मजबूत हुई हैं कि उन्होंने पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है। तो एक तो कुछ योजनाएं हैं, वो कट्टर ईमानदार वाली इमेज है, तो ये दो चीज़ें तो बहुत बुरी तरह से डेंट हुई हैं। एक तो उनकी कट्टर ईमानदार वाली इमेज पर तो निश्चित ही, वो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसके बाद वो कितना ही बोल लें, वो कह लें कि हमको ज़बरदस्ती फंसाया गया, वो बात नहीं रही कि मनीष। और शायद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में वो कागज पर लिख कर दे देते थे कि भैया इतनी सीटें आ रही हैं, इतनी सीटें आ रही हैं। आखिर तक उन्होंने भी कह दिया कि भैया इस बार भी 60+ हो रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आप देना चाहेंगे कितनी सीटें किसको? और दूसरा, चलिए अगर आप ये नहीं भी देना चाहें तो दिल्ली में क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार आ रही है, जिसकी भी आए क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रही है। हालांकि देखिए, बीइंग जर्नलिस्ट हम लोग पत्रकार होते हैं, हालांकि जो लोग एनालिसिस करते हैं वो भी अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। अंदाजे मैंने पहले भी कहा था, ये मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो जितनी मेरी लोगों से बातचीत हुई थी, मुझे ऐसा लगता है, मैं एग्जैक्ट सीट तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चांसेस बड़े अच्छे हैं। और बीजेपी के पास एक्चुअली, इसको ऐसे भी समझिए कि खो नहीं सकते, ये एक आर पार की लड़ाई बीजेपी के लिए है। इस बार बीजेपी अगर लूज़ करती है तो ये उनके लिए इतना बड़ा झटका होगा जिससे उभरना बड़ा मुश्किल होगा। वो भी तब जब आप विजय के अश्वमेध को लेकर चले हों, पूरे देश भर में तमाम राज्यों में आपकी सरकारें बनती चली जा रही हों, जहां असंभव लग रहा है वहां हरियाणा जैसे राज्यों में भी आप सरकार बना ले रहे हैं, वहां आप महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री बैठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली को लेकर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व का बड़ा स्पष्ट निर्देश रहा होगा कार्यकर्ताओं के लिए। निचले आप देखिए ना, बिदुड़ी जैसे जो जितने भी नेता रहे जो केंद्र की राजनीति के थे, वो सब राज्य की राजनीति में, क्यों कि पहले इसको जीत के दिखाओ और उसके बाद में आगे की बात की जाएगी। तो दबाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, दिल्ली के नेताओं पर रहा। शीर्ष नेतृत्व ने लगातार ताकत झोंकी। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे रहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते दिखाई दिए। बहुत स्पष्ट है, बीजेपी दिल्ली को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती, पहली चीज़। और बीजेपी की जो विनिंग कैपेबिलिटी और चुनावी स्ट्रैटेजीज हमने हाल में देखी हैं, ये दो चीज़ों को मिलाया जाए तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा तो निश्चित तौर पर मिलेगा दिल्ली। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आप जुड़े मेरे साथ। फिलहाल आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे विश्लेषण हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन याद रखिए कल सुबह 6 बजे से लगातार भारत एक्सप्रेस पर वहाँ कवरेज जारी रहेगी। एक एक सीट का सटीक रिजल्ट आपको मिलेगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।